सो हेलो माय डियर ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे कि हमेशा ही रहते हैं, है कि नहीं। अब आज निकू भैया है, क्या लाए। तो आज मैं कॉन्सेप्ट मैपिंग में लेके आऊं आपके लिए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिर यहाँ पे कंपनीज अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि कोर्स तो काफी कम हो गया सीबीएसई में, तो बस फिर जो चीजें बची हैं उसको देखते हैं। जो बेसिक पॉइंट ध्यान देना है वो डीआरआर और डीआरआई का ध्यान देना है, बाकी चीजें तो इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर ओवरव्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जाहिर सी बात है सोर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद आपको एक डीआरआर बनाना है, एक डीआरआई बनाना है, और खत्म बात। कन्वर्जन आपकी में है नहीं, ओन डिवेंचर्स अब कैंसिलेशन वाला तरीका आपके पास है नहीं। हमने कहा ओके जितना है उतना ही कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात है कि भैया रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता क्या है। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स नाम से समझ में आ रहा है। इश्यू ऑफ डिवेंचर में हमने एक एंट्री की भी थी जिसमें हम ये बता रहे थे कि अगर हमें ये फील हो रहा है कि 5 साल बाद हमें अभी से पता चल गया कितने में रिडम्पशन हो रहा है, तो उसका फायदा या नुकसान हमें लेना है। ऑल्दो हमें पता ही है कि प्रीमियम पर ही हो रहा था, तो उसी केस के हमने सारे देख लिए थे। तो बस बेसिक पॉइंट क्या है रिडम्पशन का, कि मतलब भैया कि अब इश्यू के वक्त आपने पैसा लिया, डिवेंचर दिया, अब रिडम्पशन के टाइम आपको डिवेंचर लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, वही रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करता है, यानी कि रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स to the debenture holders. In other words, redemption refers to discharge of liability on account of debentures by repaying the due amount of debentures. The term and conditions of redemption are stated in the prospectus invited applications for the issue of debentures. The term of redemptions are also clearly stated in the debenture certificate. Hence, the redemption is made in accordance with the terms of issue. रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का बेसिक मतलब है कि जो पैसे आपने लिए थे उसको रीपे करना, जो लायबिलिटी आपने ली थी उसको डिस्चार्ज करना। पर यह होता कैसे है, ये जब आप प्रोस्पेक्टस दे रहे होते हैं, लोगों से इनवाइट कर रहे होते हैं, उस टाइम सर्टेन कंडीशंस लिखी होती हैं, उसी के बेसिस पर होता है बॉस, ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो इसके बारे में हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब नाउ सोर्स क्या होते हैं भैया जी, कैसे कैसे हम इसको रिडीम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल में से, या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर कैपिटल एंड प्रॉफिट दोनों का कुछ कुछ हिस्सा मिला करके। ठीक है, ये इसके सोर्स है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल, इसमें क्या होता है, व्हेन नो प्रॉफिट्स, यानी कि आपने कोई प्रॉफिट अपने पास बचा के, छिपा के या सजा के नहीं रखा हुआ है, are set aside for redemption of debentures. It is called redemption out of capital. In such a case, no profits are transferred to DRR. यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कोई प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, तो जो आपके पास पैसे अवेलेबल है उससे ही आप पेमेंट करेंगे। तो यहां पे प्रॉफिट बचा के रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं, है ना। हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, हमारी खुद की कैपिटल। ठीक है, नाउ in view of section 71 of subsection 4 of the Companies Act 2013 and the Securities and Exchange Board of India SEBI guidelines requiring creation of DRR are as follows. हमें ये तो पता चल गया कि भैया अगर मान लीजिए हमने आउट ऑफ कैपिटल किया है तो भैया हमको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भैया जी हमें डीआरआर बनाने की जरूरत है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से और सेबी के हिसाब से। अब इसमें है क्या, तो सबसे पहली बात इसी पॉइंट को आपको ध्यान देना है। लिस्टेड कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी डीआरआर, लिस्टेड कंपनी को कोई जरूरत नहीं है, मत बनाओ चलेगा। हेंस दे कैन रिडीम ऑल डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑल लिस्टेड कंपनीज आर कंपनी हुज शेयर्स आर फ्रीली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक मार्केट। लिस्टेड कंपनी मतलब जो फ्रीली कर सकते हैं, यानी कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें उनकी कंपनी लिस्ट हो रखी है, तो उनका परचेज सेल फ्रीली होता है। ठीक है, नाउ unlisted companies are required to create DRR equal to at least 10% of nominal value of outstanding debentures out of divisible profit. Hence, they can redeem 90% of their debenture out of capital. यानी कि अगर कोई unlisted company है तो उनको at least 10% अपने पास DRR का रिजर्व बनाना पड़ेगा, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है डिवेंचर का। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब कई बार इसमें क्या होता है, टुकड़ों में भी होता है कि आपने 20 लाख लिए, 10 लाख दे दिया, 10 लाख बाद तो 10 लाख के हिसाब से तो आप मेंटेन करोगे ना जब भी कोई रिडम्पशन होने वाला है, तो यानी कि उसके हिसाब से है। और फिर जो बचा हुआ अमाउंट है फिर डीआरआर तो सिर्फ उसी का बचेगा ना, सबका थोड़ी बनाएंगे। जब हमने जो रिडम कर दिया वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से बोल रहे हैं, यानी 10% तो आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा भाई, 90% आप आउट ऑफ कैपिटल देना चाहते हो, ठीक है। अनलिस्टेड के केस से, लिस्टेड के केस में डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़िए। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ
प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है भैया, आउट ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट में से आपको चुकाना है, ठीक है। मींस दैट एन अमाउंट इक्वल टू डिवेंचर आउटस्टैंडिंग 100% ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट। कितने परसेंट, 100%। यानी कि आपको अपना प्रॉफिट इकट्ठा रखना पड़ेगा और वहां से पैसे ट्रांसफर होंगे टू न्यूली ओपन अकाउंट DRR. It is called redemption of profit out of profit because the transfer of profit to DRR reduces the amount of profit available for dividend. It means that profit set aside for DRR not available for payment as dividend but would be utilized to redeem the debenture. ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम यहां पर यह आ जाती है कि भैया अगर मैं प्रॉफिट जमा कर रहा हूं, प्रॉफिट में से हिस्सा जमा कर रहा हूं DRR के लिए, तो भैया यार ये प्रॉफिट तो शेयर होल्डर्स को मिलता है, डिवेंचर होल्डर को नहीं मिलता, याद रखिएगा, नहीं तो आपके डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर्स को ही मिलता है, तो क्या उनको नहीं मिलेगा? तो जाहिर सी बात है जो पैसा आप DRR के लिए रख रहे हैं वो डिविडेंड के रूप में नहीं बटेगा। DRR रखने का मतलब यही है कि अब जो पैसा है वो इस DRR से जाएगा और वो 100% होगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि कंपनी का जो रिसोर्सेज है, लिक्विड रिसोर्सेज है, आर नॉट अफेक्टेड बाय रिडम्पशन इन द मैनर, यानी कि जिस भी मैनर में रिडम्पशन हो रहा है उसमें आपके लिक्विड एसेट्स आपके पास रहेंगे। अदरवाइज आउट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, आप बैंक से पेमेंट करोगे, कुछ अपने एसेट्स दे दोगे। तो यही चीजें यहां पर ध्यान रखी जाती है कि यार हमारे एसेट्स और हमारे कार्यपाली में कोई दिक्कत ना हो, हम करता रहे, और जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका हिस्सा रखते रखते फिर उससे चुकता कर दे, ठीक है। तो इस केस में क्या है, 100% आप आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, यानी कि कुछ कैपिटल का हिस्सा कुछ प्रॉफिट का हिस्सा, partly out of capital and partly out of profit. For example, if an unlisted company created DRR, जब unlisted company create करती है DRR 10%, that means कि 10% जो रिडम्पशन है वो out of profit है and 90% जो रिडम्पशन है वो out of capital है, तो वो इसी के अंदर आ गया, बात खत्म। फिर सेबी गाइडलाइंस क्या है भाई रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए? तो देखिए सबसे पहले, द क्रिएशन ऑफ DRR इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। यानी कि अगर मान लीजिए कोई नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं या फिर कोई नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, मतलब पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी कि मान लीजिए कोई डिवेंचर्स है 1 लाख के, इसमें 50-50 का रेशियो है, ठीक है, ये कन्वर्टेबल है, ये नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, हम तो बोलेंगे पार्टली, मगर इसमें DRR बनाना पड़ेगा इन नॉन कन्वर्टेबल वालों को, समझ गए? इसका मतलब सेकंड लाइन में वो ये कहना चाहते हैं। और जो नॉन कन्वर्टेबल है, मान लो ये 1 लाख है, ये पूरे के पूरे ही नॉन कन्वर्टेबल है बॉस, ये पूरे के पूरे ही नॉन कन्वर्टेबल है, तो भैया पूरे के पूरे में ही DRR बनेगा। बस यही बात है कि द क्रिएशन ऑफ डिवेंचर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व इज ऑब्लिगेटरी, ये ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। अगर आपका नॉन कन्वर्टेबल है या फिर पार्टली कन्वर्टेबल पार्टली नॉन कन्वर्टेबल है, तो उसका जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उतने का DRR आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ an unlisted company shall create DRR equivalent to at least 10% of nominal face value of outstanding debentures. अनलिस्टेड कंपनी को 10% का DRR बनाना ही है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ एग्जेम्पशंस ऑफ द रूल ऑफ क्रिएटिंग DRR, यानी कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको एग्जेम्पशंस दी गई हैं। ये चीजें याद रखने वाली है क्योंकि इसमें ये थ्योरी पॉइंट्स ही आने के चांसेस है, क्योंकि बाकी तो उन्होंने एंट्रीज कम ही कर दी है, ठीक है। पहला, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द क्रिएटिंग DRR। पहला तो फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, यही चल रहा है। पहला, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AIFIs रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको बनाने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर जितने भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी अलाउ, मतलब उनको बनाने की जरूरत नहीं है। नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, इनको भी बनाने की जरूरत नहीं है जो रजिस्टर्ड विद RBI है। या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, इनको भी जरूरत नहीं है। या अदर लिस्टेड कंपनीज को भी जरूरत नहीं है। ये लिस्ट आपको याद रखनी है, ठीक है, या एटलीस्ट मोटा मोटी तो आपको याद रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में वो मैंने जब आपको क्वेश्चन कराए थे 1 शॉट में, उसमें यही तो था, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अब बताओ एंट्रियां क्या होंगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई इनको DRR बनाने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो वहां पे ये एंट्रीज काम आती है, ठीक है। अब ये तो क्या है, मैपिंग है, इसमें तो हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं, 1 शॉट वीडियोस में तो बात बताई हुई है और क्वेश्चन में वो दिखाया हुआ भी है।
नाउ डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआर हो गया। अब ये क्या होता है भैया? तो इसका मतलब है कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिंग 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि अगर आप चाहें तो 15% आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं एज पर रूल 1817 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड डिवेंचर्स रूल्स, शेयर्स कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 एज अमेंडेड। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? दैट ऑल लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनी दैट आर टू रिडीम डिवेंचर्स shall force to 30th day of April of each year deposit or invest any specified securities or sum which shall not be less than 15% of the nominal face value of debentures maturing, यानी कि 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। यानी कि मान लीजिए एक अप्रैल से आपकी चीजें शुरू होती हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के पीरियड में अगर आप कुछ भी रिडीम करने वाले हैं तो एटलीस्ट आपको 15% का डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कि कुछ 15% पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, चाहे फिर वो सिक्योरिटीज में कहीं पर भी किए गए हो, ठीक है, डिपॉजिट्स किए गए हो या कहीं पर इन्वेस्ट किए गए हो, जो भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं उसके अंदर। ये भी नहीं कि अपने मन मर्जी है आला बाला डाला उन्हीं के यहाँ पे पैसा डाला, ऐसा नहीं। जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है उनके यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने थ्योरी के टाइम में तो आपको भी पता है कि हम ये क्यों करते हैं, ताकि मान लीजिए आपने पैसे रखे तो कुछ ना कुछ तो पैसा मिल ही रहा है ना, तो आपके पैसे आपकी जेब के बजाय कुछ ना कुछ सेव होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। फिर जब रिडम्पशन का टाइम आएगा तो वहां पर ये हेल्प हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ये जरूरी होता है। ध्यान क्या रखना है कि 30th डे, ध्यान क्या रखना है, 30th डे ऑफ अप्रैल में आपको डिपॉजिट कर देना है, जो भी आप नेक्स्ट ईयर तक रिन्यू करने वाले हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पशंस, अब इसमें किसको किसको एग्जाम्पशंस है वो देख लीजिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पशन है ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बैंकिंग कंपनीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ध्यान रखिए इसमें 3 है और इसमें हमारे पास 6 थे, यानी ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपको छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को भी रखना पड़ जाएगा, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नाउ दस फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट और इन्वेस्ट 15% ऑफ इट्स नॉमिनल वैल्यू। कौन सी? लिस्टेड कंपनीज रखेंगी, इंक्लूडिंग, देखिए आ गया ना, एनबीएफसी विद रजिस्टर्ड आरबीआई एंड एचएफसी, देखो आ गया, वहीं से 2 पॉइंट निकल के आ गए। फिर अनलिस्टेड कंपनीज है, इनको भी बनाना है। एक्सप्लेनेशन क्या है? इट मींस दैट ऑल्दो लिस्टेड कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, दे मस्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, दे मस्ट इन्वेस्ट at least 15% of the debentures maturing during the year। उसका 15% आपको इन्वेस्ट करके रखना है और ये मस्ट है, ठीक है। नाउ मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, सबसे पहले लमसम है, फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर थ्रू इंस्टॉलमेंट है, फिर बाय परचेजिंग ऑफ ओन डिवेंचर्स है, या बाय कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू न्यू डिवेंचर्स है। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर होता है ना, या फिर न्यू डिवेंचर में भी आप कन्वर्ट करते हैं तो भी। तो ये आपके पास मेथड्स हैं, जिसमें कि 2 ही हमारे पास है, बाकी 2 तो अब खत्म ही है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है 3 और 4 परचेज ऑफ डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट एंड कन्वर्जन इनटू शेयर्स या न्यूली डिवेंचर आर नॉट इन दिस सिलेबस, हेंस दे हैव नॉट बीन डिस्कस्ड। पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड, यानी कि अगर आप लमसम पेमेंट करते हो तो लमसम जब आप पेमेंट करोगे तो मे बी एट पार और प्रीमियम हो सकता है। ध्यान रखिएगा डिस्काउंट में यहां नहीं है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, ठीक है। ये हमने इशू के चैप्टर में भी पढ़ लिया था कि रिडम्पशन एट अ डिस्काउंट अभी अलाउ नहीं है, तो पार ऑफ प्रीमियम का ही सवाल आता है, ठीक है। हमने कहा ओके, अब इसमें होता क्या है। तो देखिए जर्नल एंट्री आप क्या करोगे, 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको क्या करना है भैया जी, पहले तो डीआरआर अकाउंट बनाना है। उसके लिए आप, अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ प्रॉफिट आया तो वहां से, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कुछ पड़ा हुआ है या कोई जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो यहां से पैसे निकल के एक नया अकाउंट बनेगा जिसे बोलेंगे डीआरआर। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। बाकी अनलिस्टेड को 10% बनाना है, किसको नहीं बनाना ये हमने पढ़ लिया है ना, ठीक है। देन फिर अब आपको क्या करना है, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा अप टू 30, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट भी करना है, जिन जिन को करना है वो हमने अभी रूल्स में पढ़ लिया है। देन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालोगे, है ना, एट द टाइम ऑफ ये आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालोगे। फिर पैसे निकालने के बाद क्या करोगे, रिडीम करोगे। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। लेट सपोज अगर पार हुआ तो ये है, अगर मान लीजिए प्रीमियम होता तो यहां पर क्या हो जाता बताइए, डिवेंचर अकाउंट डेबिट
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ये हमने किया हुआ है इशू के टाइम ही, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बाकी डिवेंचर होल्डर टू बैंक तो होगी। फिर जो आपका डीआरआर था वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, डिवेंचर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व ऑन ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू डीआरआर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। ये इतनी एंट्री होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है सेकंड मेथड, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अगर इंस्टॉलमेंट में हुआ तो क्या होगा, अंडर दिस मेथड द कंपनी में रिडीम इट्स डिवेंचर बाय पेमेंट ईच ईयर बीइंग सेलेक्टेड बाय ड्रॉ। यानी कि अगर मान लीजिए आपने इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की, यानी 1 लाख रुपए 25 या 20-30 जैसे भी आपने इंस्टॉलमेंट में दिया, तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है। इस केस को द प्रोसेस the debentures may be redeemed at par or at premium as per the term of issue. The process is called redemption of debenture by draw of lots. Amount is set aside to DRR before the redemption of debentures and also debenture redemption investment. यानी कि DRR और DRI में अमाउंट रखा जाता है। इसमें बस क्या करना है कि आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, ठीक है। तो एंट्री यही होती है। एंट्री क्या थी हमने वही सीख लिया, बस इसको इंस्टॉलमेंट में आपको करनी है, यानी पहले 20 के हिसाब से करनी है, फिर 30 के हिसाब से करनी है, फिर 20, फिर 30 या जो भी इंस्टॉलमेंट में अमाउंट्स कहे गए उसके हिसाब से करनी है। एंट्रीज हमारी वैसी ही रहेंगी, इसलिए वो एंट्रीज करना जरूरी है। कंपनीज के नाम याद रखना जरूरी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो वहां नाम से पता चलेगा कि डीआरआर बनेगा कि नहीं बनेगा। डीआरआई तो चलो बन ही रहा है, लेकिन किनको डीआरआई नहीं बन रहा उनका भी ध्यान रखना है। बेसिकली मोस्टली जो होगा वो लिस्टेड कंपनी दे देंगे और आपसे बोल देंगे कि भाई एंट्री करो, और सब रट के डीआरआर डीआरआई सब बना देंगे। गलत हो जाएगा क्योंकि डीआरआर उसमें नहीं है ना। ये छोटी मगर मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर ये चैप्टर बहुत ही मस्त है। अब कुछ टॉपिक जो छूट गए उसको देखिए। जैसे मान लीजिए कन्वर्जन हुआ, ठीक है। कन्वर्जन में अगर किसी ने कह दिया कि 7% डिवेंचर जो है 7% डिवेंचर जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। अब शेयर्स इक्विटी या प्रेफरेंस हो जैसे भी होंगे, तो डिवेंचर एक लायबिलिटी होती है, खत्म होके शेयर का नाम आ जाएगा। तो जब भी कोई लायबिलिटी खत्म होगी तो कैसे होगा, 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल सा पॉइंट है, इतना ही है। प्रीमियम होगा तो यहां पर आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिस्काउंट होगा तो ऊपर जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। अगर लेट सपोज डिवेंचर 7% डिवेंचर था, अब इसको कन्वर्ट करके न्यू डिवेंचर में 8% डिवेंचर कर दिया, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी भैया, वेरी सिंपल। 7% वाला हट रहा है, एक लायबिलिटी जा रही है 7% की, 8% की खड़ी हो रही है, तो जो जा रही होती है वो डेबिट है। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड पर होती है, तो 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू नई लायबिलिटी खड़ी हो रही है 8% की, तो 8% डिवेंचर। अगर प्रीमियम आ रहा होता तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पर होता, ठीक है, समझ गए। बस यही एंट्री है कन्वर्जन के केस में, और तो कुछ यहाँ पे खास है नहीं। ऑल्दो कोर्स में नहीं है, लेकिन मान लो अगर आपको कभी आगे चल के आ ही गया तो कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है डेबिट चली जाएगी, जो नई लायबिलिटी बन रही हो क्रेडिट हो जाएगी। सिंपल। इक्विटी का नाम होगा तो इक्विटी आ जाएगा, प्रेफरेंस का नाम होगा तो प्रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहां पर आकर हमारी ये क्लास होती है खत्म। फिर मैं आपसे क्या कहता हूं, थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, लेकिन पढ़ाई में कमी मत छोड़िए, बहुत कम दिन रह गए हैं। और फिर जो लास्ट में हमें कहना है, क्या कहना है, हैव स्माइल्स एंड स्प्रेड स्माइल्स, क्योंकि सिर्फ मुस्कुराते ही नहीं रहना है, उसको बांटना भी है। पॉजिटिविटी की अपनी पावर होती है और वो पावर सबसे प्यारी पावर होती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बाद में कभी और, बाय बाय।